फंक्शन सेम यही है ना, पेन लेना है तो बेटा ठीक है। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं बीएस राजावत आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम सहायक सांख्यिकी अधिकारी के लिए बाजार से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपके सामने लेकर के आया हूं। बाजार से जुड़े हुए 15 प्रश्न हैं, उसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, बड़े अच्छे प्रश्न हैं, लेवल के प्रश्न हैं। देखते हैं आप इनमें से कितने प्रश्न हैं वो कर पाते हैं। पहला प्रश्न है, किस बाजार में मांग वक्र स्पष्ट नहीं होता। प्रश्न दिया है कि कौन से बाजार में मांग वक्र स्पष्ट नहीं होता है। पहला है पूर्ण प्रतियोगिता, दूसरा है दिव्याधिकार, तीसरा है अल्पाधिकार और चौथा है एकाधिकार। तो दोस्तों, जिस बाजार में मांग वक्र स्पष्ट नहीं होता है वो है अल्पाधिकार बाजार। जिस बाजार में मांग वक्र स्पष्ट नहीं होता वो बाजार कौन सा है? वो आपका अल्पाधिकार बाजार है। क्यों? हमने पढ़ रखा है अल्पाधिकार बाजार में मांग वक्र है वो मोड़दार होता है। अल्पाधिकार बाजार में एक फर्म का मांग वक्र होता है वो कैसा होता है? मोड़दार होता है। इस तरीके का मांग वक्र होता है, मोड़दार मांग वक्र होता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि अल्पाधिकार बाजार में मांग वक्र वो स्पष्ट या परिभाषित नहीं होता है। अगर प्रश्न आपसे पूछा होता कि किस बाजार में पूर्ति वक्र स्पष्ट नहीं होता है, तो ध्यान रखना एकाधिकार बाजार में पूर्ति वक्र स्पष्ट नहीं होता और अल्पाधिकार बाजार में एक फर्म का मांग वक्र है वो स्पष्ट नहीं होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बेटा वो सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या अपन 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 आप देखें तो प्रश्न संख्या 2 है, अल्पकाल में एक फर्म के साम्य या संतुलन की प्राथमिक शर्त क्या होती है। यह पूछ रहा बेटा, बाजार में एक फर्म है, इसके साम्य या संतुलन की शर्त क्या होती है। तो देखो, फर्म की साम्य की 2 शर्तें होती है। मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया है, ऑनलाइन में भी मैंने पढ़ाया है बेटा। पहली शर्त तो होती है MC बराबर MR हो, यानी फर्म की सीमांत लागत और सीमांत आय है वो बराबर हो। और दूसरा मैंने बताया है कि MC धनात्मक हो, MC पॉजिटिव ढाल का हो और ये MR को नीचे से ऊपर की ओर जाते हुए काटे। तो यहां से तो हमारे से केवल प्राथमिक शर्त पूछी है। तो प्राथमिक शर्त में आप देखें तो सीमांत लागत व सीमांत आय बराबर हो, ये आय है बेटा। सीमांत लागत व सीमांत आय बराबर हो, औसत लागत व औसत आय बराबर हो, सीमांत लागत सीमांत आय से अधिक हो, औसत लागत औसत आय से अधिक हो। तो देखिए, पहला विकल्प है उसमें साफ साफ लिख रहा है कि सीमांत लागत और सीमांत आय बराबर होनी चाहिए, यानी MC बराबर MR होना चाहिए। ये एक फर्म के साम्य की बेटा प्राथमिक शर्त होती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होता है वो कौन सा होता है? ए होता है। देखिए, प्रश्न संख्या 3 अपन देखते हैं।
प्रश्न संख्या 3 है, निम्न में से किस बाजार में वस्तु विभेद और कीमत विभेद दोनों पाया जाता है? प्रश्न है कि निम्न में से कौन से बाजार में वस्तु विभेद और कीमत विभेद दोनों पाए जाते हैं? पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, एकाधिकारात्मक, अल्पाधिकार। तो मेरे बच्चों ध्यान रख लेना, एकाधिकारात्मक जो बाजार है, मोनोपोलिस्टिक जो मार्केट होता है, इस मोनोपोलिस्टिक मार्केट में, मोनोपोलिस्टिक जो मार्केट है इसमें बेटा वो ध्यान रखना, इसमें कीमत विभेद भी पाया जाता है और वस्तु विभेद भी पाया जाता है। देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता में न तो वस्तु विभेद होता है न कीमत विभेद होता है। एकाधिकार बाजार में केवल कीमत विभेद होता है, जबकि एकाधिकारात्मक जो बाजार है इसमें वस्तु विभेद भी पाया जाता है और कीमत विभेद भी पाया जाता है। वस्तुएं भी ब्रांडेड होती हैं, यानी वस्तुएं भी अलग अलग होती हैं और उनकी कीमत भी अलग अलग होती हैं। जैसे नहाने का साबुन है, टूथपेस्ट है, ये एकाधिकारात्मक बाजार के उदाहरण हैं। तो साबुन का रंग है, आकार है, पैकिंग है, डिजाइन है, ये अलग होती है और साथ में उनकी कीमतें भी क्या होती है, अलग होती है। तो देखिए, प्रश्न पूछा है कि किस बाजार में वस्तु विभेद और कीमत विभेद दोनों एक साथ पाए जाते हैं? तो बेटा उत्तर होगा वो होगा एकाधिकारात्मक बाजार। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना, इस बाजार में वस्तु विभेद भी होता है, कीमत विभेद भी होता है, दोनों एक साथ पाए जाते हैं। जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में न तो कीमत विभेद होता है न वस्तु विभेद होता है, कीमत भी एक होती है और वस्तु भी एक होती है। एकाधिकार बाजार में केवल क्या पाया जाता है, कीमत विभेद पाया जाता है। तो प्रश्न का सही उत्तर है वो बेटा कौन सा है, सी है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या अपन 4 देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। मोड़दार मांग वक्र में मोड़ बिंदु के ऊपरी भाग पर मांग की लोच क्या होगी? प्रश्न कह रहा है कि मोड़दार मांग वक्र में मोड़ बिंदु का जो ऊपरी बिंदु है उस पर मांग की लोच क्या होगी? तो पहले देखिएगा, अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने मोड़दार मांग वक्र बनवाया है आपको। ये कीमत है, ये मांग की मात्रा है। अल्पाधिकार बाजार में एक फर्म का मांग वक्र जो बनता है वो मोड़दार बनता है, डी। ये मोड़ बिंदु है, ठीक है। ये मोड़ बिंदु है साहब, मोड़ बिंदु। इसी मोड़ बिंदु को हटी कीमत बिंदु भी कहते हैं। ध्यान रखना, इस मोड़ बिंदु से ऊपर है मांग की लोच हमेशा इकाई से क्या होगी, अधिक, और नीचे इकाई से क्या होगी, कम। तो ध्यान रखना, प्रश्न हमारे से पूछा है कि मोड़दार मांग वक्र में मोड़ बिंदु, ये रहा मोड़ बिंदु, और मोड़ बिंदु से ऊपर मांग की लोच कितनी होती है? तो मोड़ बिंदु से ऊपर मांग की लोच इकाई से क्या होती है, अधिक होती है। तो देखो, इकाई से अधिक होगी, इकाई से कम होगी, इकाई के बराबर होगी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बेटा इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा होगा? ए होगा, इकाई से अधिक। देखिएगा कितना सुंदर प्रश्न है वो बनाया गया। प्रश्न पूछा कि एक मांग रेखा में अल्पाधिकार बाजार में मोड़ बिंदु के ऊपर मांग की लोच क्या होगी? तो मोड़ बिंदु से ऊपर जो मांग की लोच होती है वो मेरे बच्चों इकाई से अधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 अपन देखते हैं। बहुमूल्य वस्तु जैसे सोना चांदी किस प्रकार के बाजार के उदाहरण हैं? बेटा क्षेत्र के आधार पर बाजार 4 प्रकार का होता है। क्षेत्रीय होता है, स्थानीय होता है, राष्ट्रीय होता है और अंतर्राष्ट्रीय होता है। वहां से ही प्रश्न उठाया गया है और प्रश्न पूछ रहा है कि जो सोना चांदी है, बहुमूल्य वस्तुएं, उनका बाजार कैसे होता है? तो बेटा बहुमूल्य वस्तुएं हैं, इनका बाजार हमेशा कैसा होता है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार होता है। इन चारों के उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। बेटा दैनिक उपभोग की जो वस्तुएं होती है, दैनिक उपभोग की वस्तुएं जैसे फल है, दूध है, सब्जी है, अंडा है, इन वस्तुओं का बाजार है वो तो कौन सा होता है? क्षेत्रीय बाजार होता है। अर्ध टिकाऊ वस्तुएं, अर्ध टिकाऊ वस्तुएं जैसे कपड़ा वगैरह है, इनका बाजार कैसा होता है? स्थानीय बाजार होता है।
टिकाऊ और औद्योगिक माल, टिकाऊ और औद्योगिक माल जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, इनका बाजार आपसे पूछता है तो वो राष्ट्रीय बाजार होता है। और बहुमूल्य वस्तुएं जैसे सोना है, चांदी है, इनका अगर बाजार हमारे से पूछता है तो इनका बाजार कैसा होता है बेटा? अंतर्राष्ट्रीय होता है। तो ये इस तरीके से देख करके प्रश्न पूछ लेता है। अगर प्रश्न पूछे कि दैनिक उपभोग की वस्तुओं का बाजार कैसे होगा, कैसा होता है, तो हमारा उत्तर होगा कि दैनिक उपभोग की वस्तुओं का बाजार जो होता है वो बेटा जी क्षेत्रीय बाजार होता है। अर्ध टिकाऊ वस्तुओं का बाजार पूछे तो स्थानीय बाजार होता है। टिकाऊ और औद्योगिक माल का बाजार पूछे तो राष्ट्रीय होता है। और मेरे बच्चों ध्यान रखना, सोना चांदी जैसी बहुमूल्य वस्तुएं हैं, इनका अगर बाजार पूछा जाता है तो कौन सा होता है? अंतर्राष्ट्रीय होता है। फिर आप देखिएगा अगला प्रश्न, आप देखें, कीमत विभेद किस प्रकार के बाजार की अनिवार्य शर्त है? यानी कौन से बाजार में कीमत विभेद अनिवार्य रूप से पाया जाता है? अनिवार्य शर्त पूछा है तो पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत विभेद होता ही नहीं है। ध्यान रखना, कीमत विभेद अनिवार्य शर्त है वो किसकी है? एकाधिकार की है। क्यों? क्योंकि एकाधिकार बाजार में यदि एकाधिकारी वस्तु की अधिक इकाइयां बेचना चाहता है तो उसको कीमत में क्या करनी पड़ती है? कमी करनी पड़ती है। इसीलिए ध्यान रखना मेरे बच्चों, कीमत विभेद कौन से बाजार की अनिवार्य शर्त है? तो कीमत विभेद एकाधिकार बाजार की अनिवार्य शर्त है। तो कौन से बाजार की है? एकाधिकार बाजार में कीमत विभेद अनिवार्य शर्त के रूप में एक लक्षण होता है। अगला प्रश्न अपन देखें तो प्रश्न संख्या 7 है, गैर कीमत, ये गैर ही नहीं है बेटा, वो गैर है, गैर कीमत। गैर कीमत प्रतिस्पर्धा किस प्रकार के बाजार में पाई जाती है? पहले तो गैर कीमत का मतलब समझे। गैर कीमत का मतलब है कीमत के अलावा अन्य बातों को लेकर, और कीमत के अलावा अन्य बातों का मतलब है कीमत के अलावा अन्य बातें, जैसे वस्तु का रंग है, आकार है, डिजाइन है, पैकिंग है, सजावट है, गुणवत्ता है। इन चीजों को लेकर के जो अंतर पाया जाता है वो कौन से बाजार में पाया जाता है? तो गैर कीमत प्रतिस्पर्धा एकाधिकारात्मक बाजार का लक्षण है बेटा, एकाधिकारात्मक बाजार का लक्षण। कैसे बेटा? वो एकाधिकारात्मक बाजार में आप देखें तो एकाधिकारात्मक बाजार है, इसमें वस्तु एक ही है, यूज भी एक ही है, पर ब्रांड क्या होता है? अलग अलग होता है। इसलिए प्रत्येक ब्रांड अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करना चाहता है और अधिक से अधिक क्रेता वर्ग को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है। इसीलिए ध्यान रखना, इस बाजार में गैर कीमत प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। गैर कीमत का मतलब वस्तु का आकार, रंग, डिजाइन, पैकिंग, सजावट, गुणवत्ता, विज्ञापन, इन चीजों को लेकर के इनके बीच में क्या होता है? कॉम्पिटिशन पाया जाता है। अगला प्रश्न संख्या आप देखिएगा, प्रश्न संख्या 8, एकाधिकार बाजार में एक फर्म के लिए कीमत विभेद कब लाभकारी होता है? यह तो आप जान ही चुके हैं कि कीमत विभेद है वो एकाधिकार बाजार का लक्षण है। और प्रश्न हमारे से पूछ रहा है कि एकाधिकार बाजार में कीमत विभेद लाभकारी कब होता है? तो एकाधिकार बाजार में कीमत विभेद तभी लाभकारी होता है जब विभिन्न बाजारों में वस्तु की मांग की लोच क्या होती है? अलग अलग। अगर जब तक अलग अलग बाजारों में मांग की लोच अलग अलग नहीं होगी तो एकाधिकारी कीमत विभेद कर ही नहीं सकता। तो ध्यान रखना, कीमत विभेद कब लाभकारी होता है? जब सभी बाजारों में मांग की लोच बराबर हो, सभी बाजारों में मांग की लोच अलग अलग हो। तो उत्तर कौन सा होगा बेटा? इसका उत्तर होगा वो होगा ब, एकाधिकारी कीमत विभेद करने में तभी लाभकारी होगा जब अलग अलग बाजारों में वस्तु की मांग की लोच क्या हो? अलग अलग हो। आपको पता है जिन बाजारों में वस्तु की मांग की लोच बेलोचदार है वहां एकाधिकारी अधिक कीमत लेने में सफल हो सकता है, पर जिन बाजारों में वस्तु की मांग लोचदार है वहां एकाधिकारी वस्तु की अधिक कीमत लेने में सफल नहीं हो सकता। इसलिए वहां उसको कीमत क्या रखनी पड़ती है? कम रखनी पड़ती है। तो कीमत विभेद कब लाभकारी है? कीमत विभेद तभी लाभकारी होता है जब विभिन्न बाजारों में वस्तु की मांग की लोच है वो क्या होती है? अलग अलग होती है। फिर आप देखिएगा
दोस्तों, सुपर ऑफर एस विवेकानंद के द्वारा एएसओ का जो रिकॉर्डेड कोर्स है उस पर आपको सुपर ऑफर दिया जा रहा है। बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के साथ आपका सिलेबस है वो रिकॉर्ड किया गया है और बहुत ही शानदार लाइव सेशन है, उसमें हमारे द्वारा लिए गए हैं, हर टॉपिक के क्वेश्चंस हैं वो हमने लिए हैं, पेपर हमने करवाए हैं, तो वो भी उसमें आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे। तो देखिए 50% ऑफर के साथ 31 मार्च तक आपको विवेकानंद संस्थान के द्वारा एएसओ का फुल कोर्स है, जिसमें स्टैटिक्स और इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है वो आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसमें स्टैटिक्स सांख्यिकी अधिकारी श्याम सर के द्वारा करवाया गया है और इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है वो मैंने बीएस राजावत ने करवाया है। तो दोस्तों फुल कोर्स है वो अगर आप लेते हैं, पूरा कोर्स है तो वो 2749 रुपये में 50% के ऑफर पे आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। और केवल स्टेट और इको का कॉम्बो आप लेना चाहते हैं तो 1999 रुपये में ये कोर्स आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो मैं तो कहूँगा कि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक, यानी जुलाई में हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपको ये मौका चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि वैसे तो आपने अपने स्तर पे बहुत अच्छी तैयारी कर रखी होगी, फिर भी कहीं न कहीं तैयारी में जो कमी रह जाती है उस कमी को पूरा करने के लिए आप इस कोर्स की मदद ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत मजबूत कर सकते हैं, शानदार कर सकते हैं और अपनी जो सफलता है उसको सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ध्यान रखें 50% ऑफ के साथ एस विवेकानंद हैं, ये आपको बेटा जी एएसओ का फुल कोर्स भी उपलब्ध करवा रहा है और स्टेट और इकोनॉमिक्स का अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो वो भी उपलब्ध एस विवेकानंद के द्वारा करवाया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न संख्या 9, निम्न में से कौन सा लक्षण पूर्ण प्रतियोगिता का नहीं है। बेटा वो 4 विशेषताएं दे रखी है और ये पूछ रहा है कि कौन सा लक्षण पूर्ण प्रतियोगिता का नहीं है। AR बराबर MR बराबर D बराबर P पूर्ण प्रतियोगिता में होता, बिल्कुल सही है। फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्में बाजार में आ भी सकती है और बाजार छोड़ के जा भी सकती है, बिल्कुल सही है। दीर्घकाल में असामान्य लाभ, बिल्कुल गलत, क्योंकि आपको मैंने पढ़ा रखा है जहां एक से अधिक फर्में होती है वहां दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ होता है और पूर्ण प्रतियोगिता में तो एक उद्योग में अत्यधिक फर्में होती हैं, इसलिए यहां बेटा वो असामान्य लाभ नहीं होकर के कौन सा लाभ होगा, दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ होगा। तो ये तो सही नहीं है। विज्ञापन का लाभ न होना, बिल्कुल सही है। पूर्ण प्रतियोगिता में विज्ञापन का लाभ नहीं होता, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता से संबंधित वस्तु हर जगह मिलती हैं, कीमत भी एक होती है, वस्तु भी एक होती है, इसलिए अगर इसमें आप विज्ञापन देते हैं तो विज्ञापन से जुड़ा हुआ लाभ आपको होने वाला नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा से, क्योंकि दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता में असामान्य लाभ नहीं होता है। कौन सा लाभ होता है, सामान्य लाभ होता है। फिर प्रश्न संख्या 10 अपन देखते हैं, मोड़दार मांग वक्र का विचार किसने दिया था। तो सबसे पहली बात तो है कि मोड़दार मांग वक्र किस बाजार में होता है। मोड़दार मांग वक्र है वो बेटा अल्पाधिकार बाजार में होता है। और मोड़दार मांग वक्र का विचार किसने दिया था, पॉल स्वीजे ने, एडम स्मिथ ने, मार्शल ने या रॉबिन्सन ने। तो मोड़दार मांग वक्र का विचार अमेरिकन अर्थशास्त्री पॉल स्वीजे ने दिया था, पॉल स्वीजे। मोड़दार मांग वक्र का विचार अमेरिकन अर्थशास्त्री पॉल स्वीजी के द्वारा दिया गया था, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, ए। फिर देखो प्रश्न संख्या 11, निम्न में से किस प्रकार की बाजार संरचना में एक फर्म का उत्पाद के मूल्य पर नियंत्रण नहीं होता। कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं। किस बाजार में फर्म का कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं होता। तो एकाधिकार है, अल्पाधिकार है, एकाधिकारात्मक है या पूर्ण प्रतियोगिता है। तो बेटा जी ध्यान रखना, पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत के ऊपर फर्म का कोई नियंत्रण नहीं होता। क्यों? क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म है वो कीमत की निर्धारक नहीं होती है बल्कि स्वीकारक होती है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में एक फर्म है, इसको उद्योग के द्वारा निर्धारित कीमत है, इसको स्वीकार करना पड़ता है।
तो ध्यान रखना कीमत के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता, पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं होता। देखो एकाधिकार है, एकाधिकार में तो कीमत के ऊपर एकाधिकारी का पूरा नियंत्रण होता है, खुद निर्धारक होता है। एकाधिकारात्मक बाजार में भी कीमत का निर्धारण खुद फर्म करती है, पर बेटाओ उसको कीमत का निर्धारण करते समय अन्य फर्मों की कीमत को ध्यान में रखना पड़ता है, इतनी स्वतंत्र नहीं होती। और एक अपूर्ण प्रतियोगिता में तो एक फर्म है, उसका कीमत में कोई नियंत्रण नहीं होता, क्योंकि कीमत का निर्धारण कौन करता? उद्योग। फर्म तो उद्योग के द्वारा निर्धारित कीमत को स्वीकार करने का काम करती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा हो गया? द हो गया। अगला आप देखें बेटा, AR MR और मांग की लोच के बीच संबंध में से यहां प्रश्न दिया है। यहां दिया है कि अगर मांग की लोच इकाई से अधिक है, इसको ध्यान में रखना है। यदि मांग की लोच इकाई से अधिक है तो MR की इसमें से क्या सही होगा? तो बेटा मैंने 3 संबंध लिखवा रखे थे। मैंने ये लिखवा रखा था कि जब तक MR धनात्मक होता है, जब तक MR धनात्मक होता है मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। जहां पर MR शून्य होता है वह मांग की लोच इकाई के बराबर होती है, और जब MR ऋणात्मक हो जाता है तो मांग की लोच इकाई से कम होती है। अब ये भी मैंने बता रखा कि जो धनात्मक होता है इसको अपन इकाई से अधिक कहते हैं, धनात्मक को इकाई से क्या कहते हैं? अधिक कहते हैं। और ऋणात्मक है, इस ऋणात्मक को हम इकाई से क्या कहते हैं? कम कहते हैं। ऋणात्मक को इकाई से क्या कहते हैं? कम कहते हैं। तो देखिए यदि मांग की लोच इकाई से अधिक है, इकाई से अधिक है, यदि मांग की लोच इकाई से अधिक, तो MR कैसा होगा? धनात्मक। और धनात्मक को इकाई से क्या कह सकते हैं? अधिक। धनात्मक है, धनात्मक है, इसको शून्य से अधिक कह सकते हैं। धनात्मक को शून्य से अधिक कहते हैं और ऋणात्मक को शून्य से कम कहते हैं। धनात्मक है, इसको शून्य से क्या कहते हैं? अधिक, और ऋणात्मक को शून्य से क्या कहते हैं? कम, शून्य से कम। तो देखो MR धनात्मक होगा, धनात्मक का मतलब शून्य से अधिक होगा, तो MR ग्रेटर देन शून्य, उत्तर कौन सा हो जाएगा? ए। देखिए प्रश्न को थोड़ा घुमा के दिया है। हमारे को ध्यान है कि जब मांग की लोच इकाई के बराबर इकाई से अधिक होती है तो MR धनात्मक होता है, और धनात्मक को अपन शून्य से क्या कहते हैं? अधिक। तो उत्तर कौन सा होगा? MR ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13, एक फर्म के लाभ अधिकतम होंगे जब। अब फर्म का लाभ अधिकतम कहाँ होता है? अभी आपने पढ़ा था फर्म का लाभ वहां होता है जहां MC बराबर क्या हो? MR। इसको फर्म का क्या कहते हैं? साम्य। तो पहला तो दिया MC बराबर MR, तो बिल्कुल सही है। दूसरा, एक अतिरिक्त यूनिट की अतिरिक्त आगम, एक अतिरिक्त यूनिट की अतिरिक्त आगम को क्या कहते हैं? MR, तथा अतिरिक्त लागत MC। यानी इसी चीज को हिंदी में और लिख दिया, तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो उत्तर क्या आ जाएगा? उपरोक्त दोनों। देखिएगा अपन गलती क्या कर देते हैं, पहला ही विकल्प मिल गया तो दूसरे को अपन पढ़ते नहीं है। पेपर सेटर ने यहाँ बदमाशी की है, पहले न्यूमेरिकल दे दिया ताकि विद्यार्थी इसी को पढ़ के टिक कर दे, इसी का हिंदी वर्जन दूसरा दे दिया, तो इसको भी अपन को पढ़ना, चारों विकल्प पढ़ना, उसके बाद उत्तर डिसाइड करना है। तो यहाँ उत्तर ए नहीं होगा, यहाँ उत्तर होगा से, क्योंकि ये भी सही है और इसी का हिंदी वर्जन ये है। तो बेटा ए और बी दोनों इसके उत्तर होंगे, तो सही उत्तर कौन सा हो गया? इसमें से इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 अपन देखते हैं। NV इकाई का MR दिया जाएगा, यानी MR निकालने का सूत्र क्या होता है? पहले तो MR को हिंदी में कहते हैं अपन सीमांत। MR होता क्या है? एक अतिरिक्त इकाई का विक्रय करने से कुल आय में होने वाला परिवर्तन। एक अतिरिक्त इकाई का विक्रय करने से कुल आय में जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको सीमांत आय कहा जाता है, उसको MR कहा जाता है। और MR का सूत्र होता है TRN माइनस TRN-1। N का मतलब होता है अंतिम और N-1 का मतलब होता है अंतिम से एक इकाई पहले। तो देखिए यहाँ उत्तर कौन सा हो जाएगा? TRN माइनस TRN-1, उत्तर कौन सा हो गया? C। फिर आज के लिए प्रश्न संख्या अपना 15, लास्ट प्रश्न। औसत आगम वक्र को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो आपको पढ़ा रखा मैंने, जब मैंने बाजार की विशेषताएं लिखवाई थी एकाधिकार की, तो मैंने लिखवाया था AR बराबर D होता है।
ए आर बराबर डी होता है। एकाधिकार की विशेषताओं में लिखवा रखा है ए आर बराबर डी होता है। तो देखो डी फॉर डिमांड, यानी कौन सा वक्र हो गया, मांग वक्र है, ये हो गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा मांग वक्र। तो देखिएगा आज बेटा वो बाजार से जुड़े हुए प्रश्नों की बहुत अच्छी श्रृंखला है, वो मैं लेके आया हूँ। 15 प्रश्न मैंने करवाए हैं, इससे जुड़ी हुई कई बातें मैंने आपको बताई है। दोस्तों मैंने मेरा यूट्यूब चैनल है BS राजावत, इकोनॉमिक्स गुरु BS राजावत के नाम से तैयार कर लिया है। उस पर मैं बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो डालता हूँ, वो आप देख सकते हैं। और मैंने मेरा जो अलग से ऐप है इकोनॉमिक्स गुरु BS राजावत के नाम से बना लिया है, तो उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे वीडियोस का लाभ ले सकते हैं, अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। आज के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं, थैंक्स।